आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के सेशन में हम लोग जेटेट सोशल साइंस और जीएस सेक्शन में आपका बैटल ऑफ बक्सर का थ्योरी वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आज के सेशन में हम लोग टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, जो रहेगा आपका बक्सर का युद्ध टॉपिक पर, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर पर। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। अगर हम लोग एग्जैक्ट डेट की बात करें तो बक्सर का जो वार था वो 22 अक्टूबर 1764 को, ये निर्णायक वार, एक महत्वपूर्ण वार है इंडियन हिस्ट्री में, इसको लड़ा गया था। और इस वार से संबंधित जितने भी छोटी छोटी बातें हैं और जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, 30 क्वेश्चंस के अंडर में कवर किया जाएगा। और इस सेशन को देखने के बाद बक्सर का युद्ध का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, साथ ही किस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है ये भी आपका दिमाग से जो एक क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था। हमेशा जो वार होती है उसमें दो पार्टी शामिल होता है। तो जैसे कि हम लोग प्लासी के लड़ाई में देखे थे कि उसमें अंग्रेज और आपका कौन शामिल था, सिराजुद्दौला शामिल था। इसी प्रकार से बक्सर के युद्ध में दो पार्टी शामिल था। इनमें से एक पार्टी तो आपका ब्रिटिश हो गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो दूसरा पार्टी था वो था आपका एक संयुक्त सेना था तीनों पावरफुल इंडियन रूलर्स का। और तीनों पावरफुल इंडियन रूलर्स कौन कौन थे? एक था आपका मीर कासिम, दूसरा था आपका सुजाउद्दौला और तीसरा था आपका शाह आलम द्वितीय। और हम लोग थ्योरी वाला पार्ट में हम लोग बात किए थे कि कौन कहाँ के रूलर थे। अभी क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा, पूछा जाएगा आपसे कि मीर कासिम कहाँ के रूलर थे, सुजाउद्दौला कहाँ के रूलर थे और शाह आलम द्वितीय कौन थे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध जो है आपका वो गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी बीपीएससी में और भी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बक्सर का युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। एसएससीजीएल में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जीएस सेक्शन में कि जो बक्सर का वार हुई थी उसमें ब्रिटिश की ओर से नेतृत्व, लीडरशिप कौन किया था। तो ब्रिटिश की ओर से लीडरशिप कौन किया था? आपका हेक्टर मुनरो जो है ब्रिटिश सेना की ओर से लीडरशिप किया था। रॉबर्ट क्लाइव आंसर कब हो जाएगा? जब अगर लिखा रहेगा आपका कि प्लासी के वार में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव होगा। बट आप याद रखिएगा कि बैटल ऑफ बक्सर का जो लीडरशिप किया था वो किसने किया था? हेक्टर मुनरो के द्वारा बैटल ऑफ बक्सर का लीडरशिप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था। यानी कि आपका एक पार्टी तो ब्रिटिश था और उसके बाद तीन पार्टी कौन कौन सा, तीनों तीनों का संयुक्त सेना मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका कि मीर कासिम ने किस कारण से ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध छेड़ा। तो हम लोग देखें कि भारत की ओर से तीन पार्टी शामिल था और तीनों पार्टी का अलग अलग कारण था जिसके कारण वो ब्रिटिशों के खिलाफ जो है वार को छेड़ा। तो इनमें से मीर कासिम का सबसे रीजन क्या था? तो मीर कासिम कहाँ के नवाब थे? मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। और हम लोग जानते हैं कि बंगाल में पहले किसका, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला के बाद कौन बने? सिराजुद्दौला के बाद आपका मिर्जाफर बना। और मिर्जाफर के बाद जो राजा बना बंगाल का वो बना आपका मीर कासिम बना। तो मीर कासिम एक प्रकार से मिर्जाफर के बाद बनने वाला राजा है और मिर्जाफर के द्वारा बनाया गया राजा है। और ये जो है ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध किस कारण से छोड़ा? इसके पीछे का रीजन था ट्रेड डिस्प्यूट, यानी कि व्यापारिक विवाद के कारण ही मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ क्या, वार को छेड़ा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध कहाँ लड़ा गया था। तो हम लोग सभी जानते हैं बक्सर नामक एक जगह है और ये बक्सर आपका आज के डेट में कहाँ पर सिचुएटेड है? बिहार में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ। तो अंग्रेज क्या करते थे, जब भी कोई वार जीत जाते थे वो ट्रीटी साइन करवाते थे। एक ट्रीटी होता था दोनों के बीच। तो बक्सर के युद्ध के बाद भी एक ट्रीटी हुआ जिसे हम लोग इलाहाबाद संधि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर है इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगे। तो हम लोग देखें कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश जीत गया और बाकी तीनों राजाओं का संयुक्त सेना हार गई। तो इनमें से किसको ब्रिटिश संरक्षण में रहना पड़ा? तो आपका शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे उस टाइम जो था, जब बक्सर का वार लड़ी गई उस टाइम मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। और यही शाह आलम द्वितीय को बाद में क्या करना पड़ा? ब्रिटिश संरक्षण में रहना पड़ा। और इससे पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले हम लोग जो है बैचेस लॉन्च कर दिए हैं आपका जेटेट
2024 के लिए। ये बैचेस आपका एग्जामिनेनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 में साइंस का और पेपर 2 में सोशल साइंस दोनों का बैचेस लॉन्चेस हो चुकी है और साथ में कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। अगर आप बैच एक्सेस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही साथ बहुत सारे पीडीएफ वगैरह का भी जो आपका एक्सेस आपको एप्लीकेशन की मदद से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद संधि किसके बीच हुआ था। तो हम लोग देखें कि जो ब्रिटिश जीत गई आपका बक्सर के युद्ध में, तो उसके बाद एक ट्रीटी हुआ जिसे हम लोग इलाहाबाद संधि के नाम से जानते हैं। और ये इलाहाबाद संधि किन दोनों के बीच हुआ? ये इलाहाबाद संधि आपका ब्रिटिश और शाह आलम द्वितीय, जो कि उस टाइम कौन थे? मुगल सम्राट थे। इन दोनों के बीच आपका इलाहाबाद संधि हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिशों को किस प्रकार अधिकार प्राप्त हुआ। तो हम लोग सभी जानते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश को कौन सा अधिकार प्राप्त हो गया? बंगाल की दीवानी अधिकार प्राप्त होगी। यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बट उस टाइम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन तीनों जगहों का दीवानी अधिकार जो है आपको प्राप्त हो गया था बक्सर के युद्ध के बाद। बंगाल हो जाएगा, फिर आपका उड़ीसा हो जाएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इन तीनों जगहों का जो दीवानी है ये अधिकार प्राप्त हो गया किसको? ब्रिटिशर्स को। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध जो है आपका किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ा गया था? तो यानी कौन उसके साथ था? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है मुगल सम्राट थे जो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े थे बक्सर के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किस कारण से महत्वपूर्ण है। वो रीजन क्या है जिसके कारण बक्सर के युद्ध इतना इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे भी आपका क्या हो जाता है, ब्रिटिश शासन की जो स्थापना का नींव जो है और पक्की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि मीर कासिम को किसके द्वारा नवाब बनाया गया था। तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए मीर कासिम कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। और मीर कासिम को नवाब किसने बनाया था? मीर कासिम को नवाब बनाया था मीर जाफर। क्योंकि सिराजुद्दौला के बाद जो नवाब बने थे कौन बने थे? मीर जाफर बने थे। और मीर जाफर के बाद कौन बनेगा? मीर कासिम राजा बनेगा, नवाब बनेगा बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 15 कि मीर कासिम ने ब्रिटिशों के खिलाफ किसके साथ संधि की थी। यानी ब्रिटिशों के खिलाफ एक संधि किया था किसने? मीर कासिम ने। और वो संधि किसके साथ ये पूछा जा रहा है। ये संधि हुआ था सुजाउद्दौला के साथ। किसके साथ? जो कि अवध के नवाब थे, सुजाउद्दौला। और फिर तीन पार्टी बना, अवध, सुजाउद्दौला, मीर कासिम और आपका शाह आलम द्वितीय, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध में कौन हार गया था। तो हम लोग सभी जानते हैं जो तीनों पार्टी का संयुक्त सेना था ये हार गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आपका मीर कासिम। क्योंकि चार ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मीर कासिम का ही नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया था। तो बक्सर नामक जगह पर लड़ा गया था जो कि आज के डेट में बिहार में सिचुएटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 कि मीर कासिम ने किस कारण से ब्रिटिशों के खिलाफ मोर्चा बांधा। तो ये आपका व्यापारिक विवाद, ट्रेड डिस्प्यूट के कारण ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशों की जीत का मुख्य कारण क्या था। कि आखिर ब्रिटिशर्स इस युद्ध में जीत कैसे हासिल किया, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। प्लासी की लड़ाई में हम लोग देखे थे कि कूटनीति करके आपको मिर्जाफर को अपने साइड में शामिल करके अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई जीत लिया था। बट बक्सर के युद्ध का पीछे का जीतने का मेन रीजन था ये लोगों का बेहतर रणनीति, यानी जो एक स्किल्डफुल वार का एक परिचय दिया अंग्रेजों ने, और जिसके कारण ये वार ये लोग जीत गया। तो बेहतर रणनीति इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। और आज की डेट में भी अगर कोई एग्जाम आपको क्रैक करना है तो उसके लिए आपके पास बेहतर रणनीति होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। अगर आप बेहतर रणनीति के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप वो एग्जाम को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले के टाइम में भी बेहतर रणनीति एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था किसी वार में। और आज के डेट में भी, चाहे एग्जाम हो या लाइफ का कोई भी और भी चीज हो जहां पर आपका दो पार्टी शामिल है, दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी को आपको हराना है, तो उसके लिए आपके पास उस पार्टी से बेहतर रणनीति होनी चाहिए। अगर उस पार्टी से बेहतर रणनीति आपके पास है तो आप उस पार्टी को हरा पाएंगे। बट अगर उस पार्टी से कमजोर रणनीति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आपका हार वहां निश्चित हो जाता है। बट अगर उस पार्टी से बेहतर रणनीति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका जीत वहां पर निश्चित हो जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी और चीज कर रहे हैं आप। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर बहुत कोई डाउट रहता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764, आपका 22 अक्टूबर को 1764 आपका बक्सर का वार हुई थी। तो बहुत कोई ये सोचता है कि बक्सर का युद्ध जिस साल हुआ था उसी साल आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी। बट ये गलत है। इलाहाबाद की संधि आपका 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय को क्या प्राप्त हुआ। तो शाह आलम द्वितीय को क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर? इलाहाबाद की सुरक्षा। क्या हो गया? शाह आलम द्वितीय को क्या प्राप्त हुआ? इलाहाबाद की सुरक्षा यहाँ पर
प्राप्त हुआ। तीनों नियंत्रण तो खो बैठाए ये लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है आपसे कि बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में ब्रिटिशों ने जीता, यानी किसकी लीडरशिप में। ये तो हेक्टर मुनरो हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 कि बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने किसके साथ संधि की। तो हम लोग देखें कि इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी। तो इलाहाबाद का संधि जो आपका हुई थी वो हुई थी शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, और साथ में ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर किसके साथ इलाहाबाद की संधि की, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के साथ आपका इलाहाबाद की संधि किया। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद किसे भारत की दीवान नियुक्त किया गया। तो बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय को जो है भारत का दीवान नियुक्त किया गया, जो उस टाइम कौन थे, मुगल सम्राट थे। क्वेश्चन नंबर 25 कि बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने किस राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर कंप्लीटली अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसा तो प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल के नवाब थे वो कठपुतली बन ही चुके थे, बट इस बार जो है वो क्या कर लिया, पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया। कौन सा स्टेट पर, बंगाल पर। और उस टाइम बंगाल सबसे धनी राज्यों में गिना जाता था। और बंगाल, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ अंग्रेजों को लिए, ताकि वो और बाकी राज्यों को जीत पाए, क्योंकि जो धन की जरूरत था वो उसको बंगाल से मिल गया। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, भारत का मुगल सम्राट कौन था। क्योंकि भारत मुगल सम्राट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए आया है पिछले 200 से 300 सालों तक, इसलिए बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो कौन था उस टाइम, शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय उस टाइम मुगल सम्राट था जब आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि जब प्लासी का वार हुआ था उस टाइम भारत का मुगल सम्राट कौन था, क्योंकि हम लोग प्लासी के वार वाला टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। आई थिंक ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बट यहाँ पर सभी ध्यान से देखेंगे तो ब्रिटिश और मराठा, ब्रिटिश और मीर कासिम, ब्रिटिश और सुजाउद्दौला। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटिश। ये दोनों आंसर होगा आपको बी और सी। ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग क्वेश्चन है इसमें, तो बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि मीर कासिम भी शामिल था, सुजाउद्दौला शामिल था, मराठा शामिल नहीं था। और उपयुक्त तो दे दिया है, तो मराठा नहीं होगा यहाँ, तो मराठा यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 28 कि बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप किसने दीवानी अधिकार प्राप्त किए। तो हम लोग देखें कि बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, किसको प्राप्त हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद किसने ब्रिटिशों के खिलाफ संगठित प्रतिरोध किया। बक्सर के युद्ध के बाद की कहानी ये बता रहा, तो मीर कासिम ने क्या किया, संगठित प्रतिरोध किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व, हिस्ट्रिकल इंपोर्टेंस क्या है। क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद क्या हो जाती है, ब्रिटिश शासन की नींव क्या हो जाती है, और मजबूत हो जाती है। ये एक हिस्ट्रिकल इंपोर्टेंस है, क्योंकि इसके बाद जो ब्रिटिशों का भारत में जो स्प्रेड होता है वो बहुत ही स्पीड से होता है, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए था वो अब उसके झोली में था। ब्रिटिशर्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट राज्य था, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था। और इस ये जो बार बार वो राजाओं को हरा दे रहे थे, मुगल सम्राट को हरा दिया, तो इससे ऑल ओवर इंडिया में एक माइंड में ये बैठ गया कि हाँ अब अंग्रेजों को हराना मुश्किल है, और अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो हारना निश्चित है। यानी कि कोई भी राजा जो है सीधा शामिल होने लगे, जो जो भी नियम कानून बनाए उसको मानने लगे बिना ज्यादा प्रतिरोध के। तो ये दोनों वार जो है इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपका बक्सर का युद्ध, एक हो गया आपका प्लासी का युद्ध, जो कि दोनों हम लोग कंप्लीट करवा दिए यहाँ पर। अब हम लोग सीधा देखेंगे कहाँ पर जाएंगे आप, अब एडवेंट ऑफ यूरोप्स इन द इंडिया। अब भारत में यूरोपियंस कैसे प्रवेश किए इसके बारे में आपका क्लास चलेगी। और आई थिंक वो क्लास 2 से 3 दिन दो दिन चलेगी, और फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर आगे धीरे धीरे हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान देंगे, रेगुलर बने रहेंगे, तो आपका एक एक टॉपिक धीरे धीरे क्लियर हो रहा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस है। और साथ ही साथ ऐसा आप मत सोचिएगा कि ये जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको जेटेट पे काम आएगा। बाकी कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं वहाँ पर जनरल स्टडीज अगर पूछा जा रहा है आपसे, तो वो जनरल स्टडीज को आप आसानी से डील कर सकते हैं इन सारे सेशंस के माध्यम से। और इन सारे सेशन को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि पहला तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिस पर सबसे ज्यादा जोर देने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप एमसीक्यू को आसानी से बना सकते हैं। अब बहुत कोई ये कहते हैं कि जब जनरल स्टडीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो एमसीक्यू सॉल्व करना बैठ जाते हैं, जो कि आपका एक गलत रणनीति हो जाएगा। क्योंकि एमसीक्यू आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कहानी आपको मालूम होगा, कुछ तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए कि आखिर बक्सर के युद्ध है क्या, बक्सर के युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुई थी, किसके बीच लड़ी गई थी, इसके पीछे का कारण क्या था। ये सब चीजें जब आपको एक बार पता चल जाएगी, तब आप जब भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वो टॉपिक आपका और मजबूत होगा।
और बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे तो आपका रट्टा मारने जैसे हो जाएगा, रॉट मेमोराइजेशन हो जाएगा। और आप सभी यहाँ पर टीचर्स हैं, आप सभी को पता है सीडीपी में बार बार बोला जाता है कि रॉट मेमोराइजेशन मेथड जो है टीचिंग लर्निंग का, ये आपका एक बहुत ही खतरनाक मेथड है जहाँ आप बहुत ही कम सीख पाते हैं और आपको मेहनत ज़्यादा करनी होती है। तो एक्टिव लर्निंग की ओर हम लोग फोकस करेंगे सो दैट आपका लर्निंग एक्टिव हो। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं जो भी डाउट है, जो भी आपका सेशन के बीच, सेशन के दरमियान या सेशन के बाद, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि इसका फीडबैक सिस्टम तैयार होती है। जैसे आप कमेंट कीजिएगा तो उधर से आपका आंसर भी मिलेगा और भी बच्चे कमेंट करेंगे, तो एक एक्टिव लर्निंग का माहौल बनेगा। विदाउट एक्टिव लर्निंग आप चीज़ों को ज़्यादा दिन तक रिटेन नहीं कर सकते। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि एक्टिव लर्निंग को ही सबसे ज़्यादा सपोर्टेबल आज के डेट में है। और अगर हम लोग एनईपी 2020 की बात करेंगे तो एनईपी 2020 में डिटेल्स में बात किया गया कि आप पैसिव लर्निंग को प्रमोट ना करें, आप सबसे ज़्यादा एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में आपको फ्री एंड पेड दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ से आप जेटेट एग्जाम्स को बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 का कोर्सेज अवेलेबल है, आपका पेपर 2 का सोशल साइंस, साइंस और मैथ का कोर्सेज अवेलेबल है। और कॉम्बो बैच भी हम लोग लॉन्च किए सो दैट अगर कोई पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ का तैयारी करना चाहते हैं तो अलग अलग बैचेस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बैच को लेकर के आप दोनों पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। साइंस एंड मैथ दोनों का प्राइस जो है यहाँ पर सेम रखा गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर।